जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात जयप्रकाश शर्मा जी से करा रहा हूँ। जयप्रकाश शर्मा जी जो कि काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इंग्लिश के एक बहुत अच्छे प्रवक्ता और रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, जयप्रकाश शर्मा जी, इस आधुनिक युग में इंग्लिश के बगैर, इंग्लिश सीखे बगैर इस हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। जब तक कि आप इंग्लिश को अपने नहीं हो सकता। जब तक कि आप इंग्लिश को अपने खून की रग रग में नहीं बसा लेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? ऐसा है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जितना भी साहित्य है, चाहे वो वैज्ञानिक साहित्य हो या और जितनी भी ब्रांचेज हैं नॉलेज की, उन सब में एक अच्छी मात्रा में मटेरियल उपलब्ध है इंग्लिश में। इसीलिए बच्चे या लोगों का रुझान इंग्लिश की तरफ है। कोशिश की गई कुछ साल पहले कि हम अपनी भाषा हिंदी को महत्व दें। बहुत कुछ हुआ, लेकिन बगैर इंग्लिश के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमें इंटरनेशनली लिंक भी करती है, दुनिया से लिंक करती है। जितनी भी हायर स्टडीज हैं वो सब, उनका मटेरियल इंग्लिश में उपलब्ध है, जबकि दूसरी भाषाओं में नहीं है। इसीलिए इसकी महत्ता बनी ही रहेगी। ये ठीक है कि हमारी जो भाषाएं हैं, नेशनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी कोशिश की जा रही है इसको इसके स्तर तक लाया जाए, लेकिन अभी वहाँ इतना मटेरियल नहीं है। जो बच्चे हायर स्टडी में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ताज्जुब की बात ये है कि हमारा जो ओल्ड साहित्य है, पुराना साहित्य है, चाहे वो वेद हो या दूसरी चीज़ हो, ताज्जुब ये है कि संस्कृत एक हमारी एक प्राचीन लैंग्वेज रही है और बड़ी समृद्ध रही है। पर दुर्भाग्य ये है कि यदि उसमें आगे कुछ करना चाहेगा आदमी, इंग्लिश या और आगे रिसर्च करना चाहेगा, तो उसे विदेशों में जाना पड़ता है, जर्मनी या इंग्लैंड जाना पड़ता है। वहाँ वो सब मटीरियल उपलब्ध है और उसकी जो कमेंट्रीज हैं वगैरह सब इंग्लिश में। तो इंग्लिश इसलिए जरूरी हो गई है। जयप्रकाश शर्मा जी कहते हैं, अगर किसी को ज्ञाता बनना है तो उसे किसी भी भाषा का फुल्ली कमांड होना चाहिए और वही व्यक्तित्व को निखारता है। तो इंग्लिश के लिए ऐसा क्या ज़रूरी है कि हम इंग्लिश में एक महारत हासिल कर सकें? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बच्चों में जो कंपटीशंस देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक इंग्लिश का इतना अच्छा ज्ञान नहीं होता। यदि वो उनमें टैलेंट्स हैं, लेकिन अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसीलिए देखा गया है कि वो compete नहीं कर पाते। अब देखिए, ये पब्लिक स्कूल्स हैं, इनमें ज़्यादा जोर इंग्लिश पर दिया जाता है बच्चे को। वो इसीलिए बहुत कुछ अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यदि जाएं, हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट में पहले सब डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना पड़ता है, तभी जाकर के वो हमारी रिटायरमेंट होती है। देखिए कितना हम लोगों का अभी, इसका मतलब ये है कि
अभी ये है कि जब ये हालत हमारे देश की है और देशों की भी है, तो बच्चे को जहाँ तक इंग्लिश का सीखने की है और उसका कमांड की बात है, देखिए भाषा पर किसी का भी कमांड नहीं हो सकता, लेकिन एक सीमा तक जिससे वो अपने को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके, उसको डेली जो है उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश के जो साहित्य है उसको पढ़ना चाहिए, जोर जोर से उसको रीड करना चाहिए, ताकि उसकी जुबान, उसकी जो टंग है वो उन प्रोनाउंसिएशन सही प्रकार से कर सके। दूसरी बात यह है कि राइटिंग है, बच्चों का ये देखा गया है स्कूलों में कि राइटिंग ठीक नहीं होता, इसलिए वो कभी कभी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। सबसे पहला इम्प्रेशन किसी का भी होगा, यदि आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला इम्प्रेशन उस व्यक्ति का होता है कि वो किस तरह से ड्रेस उसने पहनी, ये किस तरह से बोलता है, चालता है, मतलब मैनर्स, अंदर उसके क्या है, ये बात की चीज़ है। फर्स्ट इम्प्रेशन की पर्सनैलिटी का इस पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि बच्चे को कम से कम उसको बोलना आना चाहिए, अच्छा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, फिर उसको अच्छी वोकैबुलरी भी होनी चाहिए। विदाउट वोकैबुलरी के बच्चा क्या करेगा? बच्चे के अंदर थॉट्स आ रहे हैं लेकिन उनको सही एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये ज़रूरी है कि एक उसकी वाइड रीडिंग होनी चाहिए और उसकी स्पीकिंग भी होनी चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, उसका राइटिंग ठीक होना चाहिए। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि राइटिंग पर ध्यान ही नहीं दे रहे। और गांधी जी ने तो कहा था, गांधी जी का राइटिंग ठीक नहीं था और उन्होंने कहा कि मेरा राइटिंग, उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है बच्चे में। तो ये चीज़ें हैं, यदि कोई इंग्लिश को सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है और उस पर थोड़ा बहुत कमांड, पूरा कमांड नहीं हो सकता लैंग्वेज पर किसी का, तो उनको इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। बच्चे को रोज़ पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना चाहिए ताकि उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। हाँ, फिर एक वोकैबुलरी उसके पास होनी चाहिए, अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, ताकि वो अपने अंदर के थॉट्स को सही रूप में रख सके। तो यही सब चीज़ें हैं शुरुआती, इनसे यदि करेगा तो बच्चा ठीक उसको हो जाएगा। आखिर जो हम इंडियंस हैं, हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे स्कॉलर निकले हैं इंग्लिश के, वो इसी वजह से निकले, उनकी अच्छी। जैसे कि जयप्रकाश शर्मा जी, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल भी रहे हैं, स्टूडेंट आपकी नज़र में कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है या डिसिप्लिन को अवॉइड करता है? गुड। मैं इस संबंध में उदाहरण देना चाहूँगा। एक बच्चा था, एग्जाम हुए, एग्जाम में उस बच्चा टैलेंटेड था, बहुत अच्छी इंग्लिश थी, बहुत अच्छी, और शुरू से ही हमारे स्कूल में पढ़ा, ये नहीं कि पब्लिक स्कूल में कहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं। आप ये समझिए वो इतना सिंपल था कि सर्दियों में भी स्वेटर पहन कर आता था। और आपको ताज्जुब होगा कि जिस समय उसको मार्क्स आए, हम क्लास में गए और सबसे बच्चों से पूछा भाई किस किस के कितने मार्क्स हैं, तो बच्चा ने कहा कि 50 नंबर का पेपर था, उसने कि 70। आई वंडर कि ये बच्चा इतना बढ़िया है और इसके 70 कैसे आ गए। मैंने
फौरन बंधन निकलवाया कातियों का और उसको रीचैप्टर किया कराया, और आपको ताज्जुब होगा 15 में से मैंने 42 दिए, जबकि 17 थे। पता पड़ा जब जिसने काफी जांची थी उससे पूछा गया भाई ये क्या है, तो बोला कि शायद नकल की होगी। उसकी इंग्लिश इतनी बढ़िया थी, इतना राइटिंग बढ़िया था कि लगता था कि इस स्टैंडर्ड का ये बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकता। तो दोनों ही साइड से है कि स्टूडेंट्स को भी, और इतना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, यदि बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है। तरक्की का सीधा एक राज जो है वो डिसिप्लिन है। इंग्लैंड कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, यूपी के बराबर है, लेकिन तमाम दुनिया पर, आधी दुनिया पर उसने राज किया। किस बदौलत किया? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे स्कूलों में यही आ गई है कि बच्चों में एक उत्सृंखलता है, वेवार्डनेस है, उनमें डिसिप्लिन की कमी है, और इसके लिए जिम्मेदार बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी हैं। पहले तो टीचर्स को ही डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तभी वो सीखेंगे। और बिल्कुल सही बात है, तो मानी हुई बात है, बगैर डिसिप्लिन की तो कुछ है ही नहीं। बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। जयप्रकाश शर्मा जी, क्या हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को हस्बैंड की रेस्पेक्ट करनी चाहिए? क्या क्या हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को हस्बैंड की रेस्पेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ये इसमें तो दो राय है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी घर में शांति बनी रहेगी। जयप्रकाश शर्मा जी, मैं की लड़ाई होती है, मैं, ईगो, क्या है ये आखिर ईगो? ऐसा है कि ये एक हट धर्मिता है। हट, हर कोई समझता है कि जो कुछ भी तुम कहते हो, जो कुछ भी तुम करते हो वही सही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर अहम भाव है, ये भी बहुत सी समस्याओं का कारण है। हमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, दूसरे को भी सुनना चाहिए, उसको भी, उसका भी नजरिया जानना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है, हमारा नजरिया। हमने इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि हम दूसरे की बात को भी सुने, और पर एक मनुष्य ही ऐसा है जीव जिसमें विवेक है। बाकी जितनी भी प्राणियां हैं, प्राणी जगत है, उसमें बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है, उसमें ज्ञान तो है, विवेक नहीं है। जरूरत विवेक की है। जयप्रकाश शर्मा जी, जैसे कि आप रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो हमारी पढ़ाई हुई है या जो पढ़ाई चल रही है उसमें एक स्वास्थ्य का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक? वो ऐसा है, स्कूलों में ये नहीं, पीटी होती है, एक्सरसाइज होती है, खेल होते हैं, जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। और ये कहावत है कि पहला धन तो स्वास्थ्य ही है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये कहावत है कि हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दिया जाता है, ये नहीं कि नहीं दिया जाता। भाई खेल कूद पीटी वगैरह सब हर स्कूल में थोड़ा बहुत होता है, ये जरूरी है। स्वास्थ्य पहली चीज है, पहला धन है, पहली दौलत है। आज देखते हैं कि बच्चे इतने कमजोर हैं शारीरिक रूप से कि जरा सा काम करते हैं, जरा सा अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, थक जाते हैं। तो इस तरह
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। आज यदि विश्व को जरूरत है, बौद्धिक विकास हमने बहुत कर लिया है, बहुत कर लिया है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट हमारा नहीं है। जयप्रकाश शर्मा जी, आपने कहा अभी कि इमोशनल डेवलपमेंट, हाँ जरा इसे खुलकर प्रकाश डालेंगे आप? हाँ हाँ, देखिए, ठीक है, ये आपका जो बौद्धिक डेवलपमेंट है, ये तो एक वर्ल्ड की नॉलेज है, और एक जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। हम भावनात्मक रूप से, क्योंकि हमारा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, ज़्यादातर झगड़े और इवन हस्बैंड एंड वाइफ के भी इसलिए होते हैं कि उनमें इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बच्चा पढ़ जाता है, बुक वर्म हो जाता है, लेकिन उसमें प्रेम, सहानुभूति, संवेदनाएं, इनकी कमी होती है, और नेचुरली ये अच्छा नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, तभी हम समाज में एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं रख सकते हैं, प्रेम रख सकते हैं, भाईचारा रख सकते हैं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट यही है कि जो भावनात्मक विकास है, जो स्पिरिचुअल हमारा विकास है, देश को, दुनिया को आज उस चीज की जरूरत है। जयप्रकाश शर्मा जी, बुजुर्गों के जो नुक्ते होते हैं, जो बुजुर्गों के वचन होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं और कठोर होते हैं, लेकिन सत्य होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसी ये पार्शियल ट्रुथ हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। जो बुजुर्ग कहते हैं वो अपने अनुभव पर कहते हैं, उनको एक बहुत जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव वो साथ लिए हुए होते हैं, और उन बातों को जो कहते हैं, लेकिन आप ये कहना कि बिल्कुल कठोर होते हैं उनके शब्द, ऐसी बात नहीं है। समझे, वो बड़े सोच समझ करके अपने अनुभव के आधार पर किसी बात को कहते हैं। तो जहाँ तक कठोर शब्द कहना, कठोर तो ठीक है, उनको लगते होंगे कि कठोर हैं पेरेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें दोनों ही है, कठोरता भी है, विनम्रता भी है, नम्रता भी है, प्यार भी है। जयप्रकाश शर्मा जी, बहू ही बेटी का रूप है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात बहुत कुछ हद तक ठीक है। वो भी बहू जो है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है। यदि बहू को आप बेटी समझकर अपने घर में रखेंगे, उसके साथ बेटी की तरह व्यवहार करेंगे, तो घर में शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि हो, ये जरूरी है। तो बहू और बेटी, ये अंतर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बहू को बेटी की ही तरह समझना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे बहुत से बुजुर्ग लोग ये कहते हैं जब विदा होती है बरात, कि मैं बहू की तरह नहीं, इसको अपनी बेटी की ही तरह ले जा रहा हूँ। जयप्रकाश शर्मा जी, जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि धन की बचत कैसे की जाती है? हाँ, ये मैं बात बताऊं कि मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ कि धन की बचत जीवन के लिए बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। इसको कैसे किया जा सकता है? आप जिस काम को आप अपने शारीरिक श्रम से कर सकते हैं, तो उस काम के लिए आप क्यों अननेसेसरी फिजूल खर्ची करते हैं? यदि मैं कहीं पैदल जाना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसी जगह जाना जहाँ मैं पैदल जा सकता हूँ, तो मैं पैदल जाऊँ, उससे मेरे स्वास्थ्य भी बना रहेगा, पैसे भी बचेंगे, और
ये बचत का सबसे बढ़िया है। ये बेकार के जो फिजूल खर्ची या इस दुनिया की कड़क भड़क दूसरे को दे के हिरस करते हैं, वो गलत है। हमको अपने ही साधनों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, किसी की हमें हिरस नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप मान लो एक काम को खुद कर सकते हैं। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी नहीं करते थे, अपना सारा काम खुद करते थे। बचत आज यदि देखा जाए कि जरा जरा से काम को आप दूसरों से करवाते हैं, उनको पे करते रहते हैं, आप पड़े रहते हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक को अपना काम जहाँ तक संभव हो खुद ही करना चाहिए, और बचत करनी ऐसे ही बचत हो सकती है। ये नहीं कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है आपके लिए, आप कर रहे हैं। तो आज देखा जा रहा है कि हम ऊपर से भले ही समृद्ध दिखाई देते हैं आम लोग, लेकिन अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। जयप्रकाश शर्मा जी, जैसे कि आप इंग्लिश के प्रवक्ता रहे हैं और स्कूल के रिटायर्ड टीचर रहे हैं, सॉरी प्रिंसिपल रहे हैं, बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? आपकी क्या ख्वाहिश थी बचपन में? बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे याद आया कि एक बार जो हमारे प्रिंसिपल से मैं स्टूडेंट था, तो हमारे प्रिंसिपल ने आए क्लास में और सब बच्चों से कहा कि आप एक निबंध लिखिए, और टॉपिक भी उन्होंने उसी समय बताया, व्हाट डू यू वांट टू बी। और ताज्जुब की बात है, उसने मैंने यही लिखा कि आई वांट टू बी ए टीचर, और मैं टीचर ही बना। टीचर इज बॉर्न टीचर, नॉट मेड। दिक्कत ये है कि जो टीचर है वो तो एक बॉर्न होता है, बनाया नहीं जाता। ये उसका स्वभाव होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसे मेरी घट गई कि मुझसे कहा गया कि बताइए आप क्या होना चाहते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि टीचर होना चाहते हैं, टीचर ही हुआ अल्टीमेटली। जयप्रकाश शर्मा जी, जैसे कि आजकल आधुनिक युग में कंपटीशन का दौर है, तो अगर हम कोई टारगेट लेते हैं, अगर हमें कुछ बनना है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर बनना है, या हमें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, या कोई बड़ा ही बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या बारीकियां समझनी होगी? देखिए, हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर माँ बाप जो भी चाहता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चे का ये देखना पड़ता है कि बच्चा किस ओर जा रहा है, उसकी रुचि कहाँ है। जिसकी रुचि जिस विषय में होगी, यदि उसको वही विषय दिया जाए तो बहुत आगे जा सकता है। अब सवाल यह है, बच्चे की रुचि तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरी स्ट्रीम में है नॉलेज की, और हम उसे दे रहे दूसरा, तो ये एक वो ज़्यादा कुछ उन्नति नहीं कर सकता। बच्चे को, जैसे जो जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, बच्चे का पहले एप्टीट्यूड देखते हैं कि किधर का उसको इंटरेस्ट कहाँ है, किस विषय में कहाँ जाना चाहता है, साइकोलॉजी करी, और उसको ही विषय रिकमेंड किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई भी आए, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो, तो उसको वो विषय दे दिए जाते, इसलिए बच्चे उसमें अच्छी महारत हासिल नहीं कर सकते। जयप्रकाश शर्मा जी, जैसे कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हैं समाज के, तो आप सभी दर्शकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये संदेश हर एक एज ग्रुप के लिए अलग है। बच्चे हैं
उनके लिए अलग है, जो यूथ है उनके लिए अलग, और जो बुजुर्ग है उनके लिए अलग। सभी से ही समाज बनता है, कोई एक क्राइटेरिया सब पर लागू नहीं हो सकता। बच्चे की देखा जाता है कि उसकी इस समय क्या आवश्यकताएं है, उसके अनुसार ही उसको कहा जाता है और मुहैया सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। एक यूथ की कुछ और आवश्यकताएं हैं, उसको उनके अनुसार उनको कुछ बताया जाता है, बुजुर्ग के लिए और है। तो पूरे समाज के लिए तो ये है कि एक कोई पैटर्न नहीं। जयप्रकाश शर्मा जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जयप्रकाश शर्मा जी से, जो कि इंग्लिश के प्रवक्ता रहे हैं और प्रवक्ता रहे हैं और प्रधानाचार्य भी रहे हैं। हमें उनके नुक्ते मिले, उन्होंने हमें बहुत कीमती समय दिया है, और हम जहाँ तक समझते हैं कि कोई कुछ सीखेंगे ही। अगर हम सीखना चाहेंगे तो हम सीख ही लेंगे। सीखने का विषय बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं जयप्रकाश शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।